Goal, nation's leading institute. हेलो बच्चों, मैं अभय कुमार फिर से वेलकम करता हूं गोल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज मैं ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज का मेन टेस्ट थर्ड नीट के लिए जो हुआ था 11 अगस्त 2024 को, उसके सॉल्यूशन के साथ में आया हूं। तो बच्चों, हम लोग शुरू होते हैं। देखो बच्चों, यह जो पहला क्वेश्चन है, उस पहले क्वेश्चन दिया है कि ए सॉलिड स्फीयर इज रोटेटिंग इन फ्री स्पेस इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीज्ड कीपिंग मास सेम, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी अफेक्टेड। विल नॉट बी अफेक्टेड बोला गया सॉलिड स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर फ्री स्पेस में रोटेट कर रहा है और बोला गया कि उसका रेडियस जो है उसको आप इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन मास में किसी भी तरह का कोई इंक्रीमेंट आप नहीं कर रहे हैं। तो इन चारों में से किन किन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं क्या कि कोई भी रोटेटिंग बॉडी पे अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो रहता है, अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो रहता है तो उसके एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होता है। यानी कि अगर आप ये कहते हैं कि टाउ एक्सटर्नल का वैल्यू जीरो रहेगा, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम लोग जानते हैं क्या, उस रोटेटिंग सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम जो है वह रह जाता है कांस्टेंट, यानी कि जो इनिशियल रहेगा वही फाइनल रहेगा। और आप जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम हो जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ आई एंड ओमेगा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ आई एंड ओमेगा यह रहने वाला है कांस्टेंट। तो बच्चों, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, क्योंकि रेडियस के चेंज होने के कारण ओमेगा में चेंज आना है, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज आना है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, तो यह तो चेंज होगा। एंगुलर मोमेंटम में चेंज नहीं होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज होगा, एंगुलर वेलोसिटी में भी चेंज होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में है, A thin circular ring of mass 10 m and radius r is rotating about its axis with a constant angular velocity omega. Four objects each of mass 5/2 m are kept gently to the opposite ends of two perpendicular diameters of the ring. The angular velocity of the ring will be. क्वेश्चन है क्या कि एक थिन सर्कुलर रिंग है, उस सर्कुलर रिंग का मास दे दिया गया है 10 m, उसका रेडियस दे दिया गया है स्मॉल r, और यह कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रहा था। अब इसके रोटेशन के दौरान किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं लगा है, यानी कि इस पे किसी भी तरह का कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा है, और उस दौरान 4 ऑब्जेक्ट्स, प्रत्येक का मास 5/2 m है, वह उस पे जेंटली परपेंडिकुलर डायमीटर डायरेक्शन पे चिपक गया। तो पूछा जा रहा है क्या उस रोटेटिंग सिस्टम का एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा। तो इसमें भी बच्चों, चूंकि टाउ एक्सटर्नल रह रहा है जीरो, तो इसमें भी हम लोग कहेंगे क्या कि एंगुलर मोमेंटम रह जाना है कंजर्व। इस कारण से हम लोग कह देंगे क्या कि I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू हो जाना है I2 ओमेगा 2। I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू हो जाना है I2 ओमेगा 2। I2 ओमेगा 2 हम लोग अगर निकालते हैं तो रिंग का I1, अब रिंग जो है अपने एंगुलर स्पीड मतलब अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा था, तो I1 का वैल्यू हो जाना है हाफ mr², जिसमें कि इस m के जगह पर हम लोग को पुट कर देना है 10 m, और ओमेगा 1 का वैल्यू दिया हुआ है ओमेगा। I2 की बात अगर करें हम लोग, तो I2 की बात करें तो पहले तो रिंग तो है ही, तो ये हो जाना है हाफ 10 m r², और 4 ऑब्जेक्ट जिसका कि मास है 5/2 m, वह भी चिपक गया है। तो प्रत्येक का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया तो 5m/2 r², और यह 4 टाइम्स है तो मल्टीप्लाइड बाय 4, इतना हो जा रहा है न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यह हो जा रहा है न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और नया एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू अगर मैं मान लेता हूं ओमेगा डैश, तो हम लोग को इसी ओमेगा डैश का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इसी ओमेगा डैश का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो बच्चों लेफ्ट साइड में हाफ 10 m r² ओमेगा दिया हुआ है,
हाफ 10m r² प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 5m डिवाइडेड बाय 2 इंटू r² दिया हुआ और ओमेगा डैश निकालना है। तो इन सारे वैल्यूज को इधर ले जाकर अगर डिनोमिनेटर में रख देता हूं मैं, तो वाजिब है हम लोग को मिल जाएगा ओमेगा डैश का वैल्यू। और जब तुम इसमें पुट करोगे, सारा वैल्यू जब पुट करोगे, तो इसमें ओमेगा डैश का जो वैल्यू मिलता हुआ मिलता है ओमेगा बाय 2। इसका मतलब ये हो गया क्या कि इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है बच्चों, इन एन ऑर्बिटल मोशन द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इज। इन एन ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिटल मोशन का मतलब हो गया क्या कि सिंपली जैसे कि आप न्यूक्लियस की बात करते हैं, एटम की बात, बीच में न्यूक्लियस है, चारों बार इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो उसके मोशन को आप कह देते हैं कि वह है ऑर्बिटल मोशन। तो क्लियर है क्या कि सिंपली आप कह रहे हैं क्या कि मान लिया जाए कि बीच में है न्यूक्लियस, ऐसे चारों बल घूम रहा है कोई ऑब्जेक्ट, मान लिया जाए इलेक्ट्रॉन ही सही या कोई भी चीज, अगर इस तरीके से सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो आप इसके मोशन को कह सकते हैं कि वह कहा जाएगा ऑर्बिटल मोशन। आपसे ये पूछा जा रहा है क्या कि ये जो ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो बात आप कर रहे हैं, इसमें एंगुलर मोमेंटम वेक्टर के बारे में क्या जानकारी है। तो हम लोग जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम वेक्टर के बारे में जानकारी ये रहती है क्या कि पहले तो आप ये जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो वेक्टर होता है वह होता है r क्रॉस p। ये होता है r क्रॉस p, यानी एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड रह गया rp साइन थीटा। और इस फिगर की बात अगर करते हैं तो थीटा के जगह पर इसमें पुट होना है 90 डिग्री, तो सिंपली हो जाएगा r, और p के जगह पर पुट हो जाना है m भी। तो इस l का मैग्नीट्यूड तो इतना हो जाएगा r मल्टीप्लाइड बाय m भी, ठीक है। और डायरेक्शन, तो चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट का नतीजा है तो वेक्टर l एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन प्लेन पे रहेगा, परपेंडिकुलर, प्लेन पे रहेगा परपेंडिकुलर, आइदर टुवर्ड्स द व्यूअर और अवे फ्रॉम द व्यूअर। तो देखो बच्चों, चारों ऑप्शन को अगर हम लोग देखते हैं तो बोला जा रहा है कि एंगुलर मोमेंटम वेक्टर के बारे में क्या जानकारी है। तो पहला बोला जा रहा है परपेंडिकुलर टू द ऑर्बिटल प्लेन। हाँ, पहला ही सही है, पहला ही सही है कि परपेंडिकुलर टू द ऑर्बिटल प्लेन, क्योंकि यह जिस प्लेन में ऑर्बिटिंग हो रही है उसके परपेंडिकुलर में होगा ही होगा, तो पहला ही सही है। दूसरा बोल रहा है इन द ऑर्बिटल प्लेन, ना, गलत है। तीसरा है पैरेलल टू द लीनियर मोमेंटम, यह भी गलत है, क्योंकि क्लियर है कि r पे भी रहना है परपेंडिकुलर और p पे भी रहना है परपेंडिकुलर। तो इस स्थिति में इन द ऑर्बिटल प्लेन नहीं होगा, पैरेलल टू द लीनियर मोमेंटम नहीं होगा, अलोंग द रेडियस वेक्टर भी नहीं होगा। तो बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है बच्चों, A system consisting of two masses connected by a massless rod lies along the x-axis। बोला जा रहा है कि x-axis मैं मान ले रहा हूं कि यह दे दिया गया x-axis। अब इस एक्सिस पर बोला जा रहा है क्या, टू मास कनेक्टेड है मासलेस रॉड से। तो मान लीजिए कि एक मास m1 यह है, दूसरा मास m2 यह है, और यह एक मासलेस रॉड से कनेक्टेड है, जिसमें कि m1 का वैल्यू जो है वह दे दिया है 0.8 kg, m2 का वैल्यू दे दिया गया है 1.2 kg। ओके, और पोजीशन बता दिया है क्या कि 0.8 kg जो है वो रखा हुआ है x बराबर 3 मीटर पर। ये जो पोजीशन है यह है x बराबर 3 मीटर, इट मीन्स दैट यहाँ कहीं होगा ओरिजिन। ओके, और 1.2 जो है वो रखा हुआ है x इज इक्वल टू 9 मीटर पे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास क्या होगा, यानी टू पार्टिकल सिस्टम है, इस टू पार्टिकल सिस्टम का पूछा जा रहा है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं क्या कि एक्स सी एम, क्लियर है कि डिस्क्रीट सिस्टम है, क्लियर है कि डिस्क्रीट सिस्टम है, टू पार्टिकल सिस्टम है, डिस्क्रीट सिस्टम है। तो डिस्क्रीट सिस्टम का बच्चों एक्स सी एम हम लोग जानते हैं कि इट विल बी m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो पुट कर दिया जाए तो m1 ये हो जा रहा है 0.8, x1 ये हो जा रहा है 3, फिर प्लस m2 1.2 kg, x2 9 मीटर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो 0.8 अब प्लस 1.2। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाना है सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, हम लोग को मिल जाना है सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट। तो जब इसमें पुट करोगे बच्चों तो इसका जो वैल्यू है वह मिल जाता है 6.6 के बराबर, इसका वैल्यू मिल जाता है 6.6 के बराबर। तो बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जा रहा है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है बच्चों, if linear density of a rod of length 2 meter varies as lambda is equal to 1 plus x square, then the position of the center of gravity of the rod is। देखो बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है, हम लोग से सेंटर ऑफ मास का पोजीशन ना पूछ के पूछ रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन। तो हम लोग जानते हैं कि अगर यूनिफॉर्म ग्रेविटेशन फील्ड लिया जाए, हम लोग जानते हैं कि अगर अर्थ सरफेस को माना जाए हॉरिजॉन्टल एंड फ्लैट, तो जी का वैल्यू हर जगह पे हम लोग कहते हैं कि रहता है कांस्टेंट, और जी का वैल्यू अगर रह रहा है कांस्टेंट, इसका मतलब यह है कि हम लोग मान के चल रहे हैं क्या, यहाँ पे यूनिफॉर्म ग्रेविटेशन फील्ड है, यहाँ पर यूनिफॉर्म ग्रेविटेशन फील्ड है। तो अगर यूनिफॉर्म ग्रेविटेशन फील्ड है तो तुम जानते होगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट और सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट कॉन्साइड कर जाता है बच्चों। तो क्वेश्चन में तो बोल तो रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताओ, लेकिन हम लोग खोज देंगे सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, यानी कि XCM हम लोग खोज लेंगे। इट मींस दैट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि यह एक रॉड है, इस रॉड का लैम्डा का इक्वेशन दे दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसी का और इसकी लंबाई जो है L बराबर दे दिया है 2 मीटर। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या कि अगर इसमें लेफ्ट साइड में आप रख दिए हैं ओरिजिन, इसके लेंथ के अलोंग ले लिया गया है एक्स एक्सिस, और तब अगर पूछा जा रहा है क्या कि बताओ कहां पर है इसका पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, तो नो प्रॉब्लम। हम लोग जानते हैं क्या कि यह कंटिन्यूअस सिस्टम हो गया, और कंटिन्यूअस सिस्टम में सेंटर ऑफ मास के पोजीशन के लिए हम लोग यूज करते हैं इंटीग्रेशन टेक्निक। तो इंटीग्रेशन टेक्निक हम लोग यूज करेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि x डिस्टेंस पे dx एक छोटा सा लिया जाएगा एलिमेंट्री लेंथ, और dx में जो मास होगा उसको हम लोग कह देंगे dm। dm विल बी लैम्डा टाइम्स dx, और लैम्डा इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dx। ये हो गया dm। तो बस फिर क्या है, इस dm के जो कोऑर्डिनेट हैं, तो dm के कोऑर्डिनेट हैं x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट। तो इस dm के x कोऑर्डिनेट x होंगे, y कोऑर्डिनेट 0 होंगे और z कोऑर्डिनेट भी 0 होंगे। तो अब हम लोग जो है निकाल देते हैं इसका XCM। तो वी नो दैट इट विल बी इंटीग्रल dmx डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dm। तो dm के जगह पर आप पुट करोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर x के जगह पुट करोगे x, इट विल बी dx एंड इंटीग्रल dm तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। और x का वैल्यू को वैरी करवाना है 0 से 2 और 0 से 2 मीटर तक। अब इसी को सॉल्व करना है, इसी को सॉल्व करना है, तो थोड़ा सा और मैं सुलझा देता हूं। तो इट विल बी x प्लस एक्स क्यूब dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx फ्रॉम 0 to 2, फ्रॉम 0 to 2। ठीक है बच्चों, तो इसको जब तुम सॉल्व करते हो तो x dx का इंटीग्रेशन हो जाना है एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस एक्स क्यूब का हो जाना है x4 बटे 4, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2। फिर नीचे में dx का हो जाना है x, और एक्स स्क्वायर का हो जाना है इंटीग्रेशन x3 बटे 3, और फिर लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 2। अब पहले अपर लिमिट पुट कर लेना है, फिर लोअर लिमिट पुट कर लेना है। पुट करने के बाद इसी को सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व कर लेना है, तो बच्चों जब इसे तुम सॉल्व करोगे तो इसका जो वैल्यू आता है वह वैल्यू आता है 9/7 मीटर के बराबर, 9/7 मीटर के बराबर, 9/7 मीटर के बराबर। तो बच्चों इस रॉड का सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट तो मिल गया 9/7 मीटर, y कोऑर्डिनेट मिलना है 0, z कोऑर्डिनेट मिलना है 0। इट मींस दैट इस रॉड पर सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन होने जा रहा है वो होने जा रहा है 9/7 मीटर पे। इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों दिया है इन रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी ऑल पार्टिकल्स मूव विथ। मतलब एक रिजिड बॉडी है और वो रोटेट कर रहा है, मतलब कि यह हमने ले लिया एक रिजिड बॉडी और यह इस एक्सिस के अबाउट कर रहा है रोटेट। तो रिजिड बॉडी रोटेट कर रहा है, ऑल पार्टिकल्स मूव विथ। अब इसमें जितने भी पार्टिकल हैं उन सबों के बारे में 1 2 3 4 करके 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है। पहला ऑप्शन पूछ रहा है क्या कि विथ डिफरेंट लीनियर वेलोसिटीज एंड डिफरेंट एंगुलर वेलोसिटी ना। जब बॉडी रोटेट करता है तो हर एक पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू सेम होता है,
और प्रत्येक पॉइंट के लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होंगे, क्योंकि v बराबर कहलाएगा ओमेगा आर। यहां पे जो पॉइंट है, यहां पे जो पॉइंट है, तो यह पॉइंट जो रोटेट कर रहा होगा तो ये एक तरीके से सर्कुलेट कर रहा होगा, तो इसके पास जो लीनियर स्पीड होगा उसका वैल्यू होगा ओमेगा आर, और आर होगा एक्सिस से इसकी दूरी। तो इसमें हर एक पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी तो सेम रहने जा रहा है, लेकिन लीनियर वेलोसिटी सेम नहीं रहेगा, डिफरेंट रहेगा। और जब तुम पढ़ोगे तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है, विथ डिफरेंट लीनियर वेलोसिटीज एंड सेम एंगुलर वेलोसिटीज। ओके, तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन रह रहा है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है बच्चों, कंसीडर ए टू पार्टिकल सिस्टम, consider a two particle system with particles having masses m and 9m. If the first particle pushed towards the center of mass through a distance d, by what distance should the second particle be moved so as to keep the center of mass at the same position? देखो बच्चों, इसमें क्या है, दो पार्टिकल ले लिया गया है, बोला जा रहा है कि उस दो पार्टिकल में एक पार्टिकल को शिफ्ट करवा दिए, तो दूसरे पार्टिकल को किधर और कितना से शिफ्ट करवा दिया जाए ताकि उसके सेंटर ऑफ मास के पोजीशन पे कोई चेंज ना आवे, कोई फर्क ना पड़े। तो तुम पढ़े होगे बच्चों कि सेंटर ऑफ मास के शिफ्टिंग का एक इक्वेशन होता है कि डेल्टा एक्स सी एम इज इक्वल टू हो जाता है m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, जहां पर डेल्टा x1 जो है वह है शिफ्टिंग इन m1, डेल्टा x2 जो है वह है शिफ्टिंग इन m2, और डेल्टा xcm जो है वह है शिफ्टिंग इन सेंटर ऑफ मास। तो इसको अगर हम लोग यूज करते हैं ये मानते हुए कि अगर राइट साइड हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं तो उसको हम लोग लिखेंगे पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड शिफ्टिंग का मतलब होगा निगेटिव। इस साइन कन्वेंशन को हम लोग दिमाग में रखते हुए अगर यहां पुट किया जाए तो डेल्टा xcm तो है बच्चों 0, क्योंकि क्वेश्चन में कहा दिया गया कि सेंटर ऑफ मास में किसी भी तरह का शिफ्टिंग ना होना चाहिए। ठीक है, m1 के जगह पर मैं लेता हूं m, और m2 के जगह पर मैं लेता हूं 2m, तो m, और क्वेश्चन में बोल दिया गया कि m को शिफ्ट किया गया है सेंटर ऑफ मास की तरफ d डिस्टेंस से, तो दाहिने साइड शिफ्ट किया गया, तो दाहिने साइड शिफ्ट किया गया तो इसको मैं बोल देता हूं प्लस d, तो m1 डेल्टा x1 हो गया md प्लस m2 के जगह हो जा रहा है 2m, और डेल्टा x2 तो बच्चों हम लोग खोज ही रहे हैं, होल डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो 9m प्लस m ये हो जाना है 10m। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो चूंकि यह 0 है तो क्लियर है कि यह न्यूमरेटर भी हो जाएगा 0 के बराबर, तो यहां से हम लोग डेल्टा x2 अगर निकालते हैं तो m कैंसिल हो गया, 10m कैंसिल हो गया, तो सिंपली यह दिखेगा क्या, माइनस d डिवाइडेड बाय 9, माइनस d डिवाइडेड बाय 9, और माइनस का मतलब यह हो गया क्या कि d डिवाइडेड बाय 9 टुवार्ड्स द मतलब लेफ्ट, तो फिर ये हो जाएगा क्या कि टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ मास। इट मीन्स दैट अगर m1 को आप d से शिफ्ट करवाए तो टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ मास, तो m2 को d बाय 9 से शिफ्ट करवाना पड़ेगा टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ मास, ताकि सेंटर ऑफ मास के पोजीशन में कोई चेंज ना हो। तो बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वह दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है बच्चों, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन सर्कुलर डिस्क अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर्स इज आई। एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ले लिया गया है, मैं मान लेता हूं कि यह है वह सर्कुलर डिस्क। इस सर्कुलर डिस्क का एक डायमीटर के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यह हो गया इसका डायमीटर, यह भी है इसका डायमीटर, तो एक डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू दे दिया है आई। ओके, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द सर्कुलर सरफेस एंड पासिंग थ्रू इट्स एज इज। ओहो, तुमसे यह पूछा जा रहा है कि इसी सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर से बताओ, लेकिन किस एक्सिस के अबाउट। तो एक्सिस जो है वह मैं मान लेता हूं कि इसके एज से पास करे, इसके परपेंडिकुलर में मतलब ऐसे रहे, तो ऐसे रहे, यानी कि मैं इसे ऐसे दिखा देता हूं कि यह है इसका एक्सिस, यानी इस सर्कुलर डिस्क को यह जो मैं ब्लू डॉट से दिखाया हूं इसके अबाउट अगर रोटेट करवाई जाए या इसके अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन लिया जाए तो क्या होगा इस सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। निकालता हूं मैं निकालता हूं। हम लोग जानते हैं कि यह जो
आई दिया हुआ है तो यह एक्चुअली रहा होगा 1/4 mr², ये रहा होगा 1/4 mr²। अब डायमीटर के अबाउट रहता है 1/4 mr², इस डायमीटर के अबाउट में रहता है 1/4 mr²। तो हम लोग जानते हैं क्या कि इसके अबाउट जो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका वैल्यू होगा हाफ mr²। तो अगर मैं इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूं जिसको मैं कहता हूं कि यह है आई डैश, तो आई डैश का वैल्यू हो जाएगा हाफ mr²। तो बच्चों इस एक्सिस से पास करता हुआ एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया हाफ mr², और यह इसके पैरेलल में है, तो हम लोग यूज कर सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये हम लोग को कह देगा क्या कि दैट आई डैश या आई डबल डैश, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो खोज रहा हूं मैं वो हो जाए आई डबल डैश। तो दिस आई डबल डैश विल बी ICM प्लस md²। तो ICM यहां रहेगा हाफ mr², ये रहा है हाफ mr², और यह m और d का मतलब हो जाएगा इस दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का सेपरेशन। तो बीच का सेपरेशन तो है बच्चों r, तो इट विल बी r²। तो ये हो जाना है 3/2 mr²। लेकिन हम लोगों को आंसर देना है i के टर्म में, तो नो प्रॉब्लम। यहां से हम लोग देख पा रहे हैं क्या कि i विल बी 1/4 mr²। तो बच्चों mr² कैन बी रिटन एज 4i। तो ये हो गया 3/2, ये हो जा रहा है 4i, तो ये कटा तो ये हो गया 2, तो ये हो जा रहा है बच्चों 6i। यानी हम लोगों का सही आंसर जो हो जा रहा है वो हो जा रहा है 6i, और 6i दिख रहा है बच्चों ऑप्शन नंबर 1 में। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का सही करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, ए particle performing uniform circular motion has angular momentum L if its angular frequency is doubled and kinetic energy is made 1/4, then the angular momentum will be। बोला गया कि सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन में बोला जा रहा है क्या कि एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, उसका एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू L दे दिया है। मैं ऐसे विजुलाइज करवाता हूं कि एक पार्टिकल है, इस पॉइंट के अबाउट सर्कुलर मोशन में है, इसके सर्कुलर मोशन का एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू दे दिया है L, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये होता है I ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ I एंड ओमेगा, ठीक है। फिर बोला गया क्या कि इसकी काइनेटिक एनर्जी 1/4, तो हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ I ओमेगा²। रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है, कोई पार्टिकल सर्कुलेट कर रहा है, तो वह रोटेशनल मोशन की बात हो गई, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ I ओमेगा²। ओके, अब बोला जा रहा है क्या कि इसकी फ्रीक्वेंसी को, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को डबल कर दी जाए और काइनेटिक एनर्जी को 1/4 कर दी जाए, तो इसके एंगुलर मोमेंटम पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो बच्चों, अगर इन दोनों को हम लोग मिलाते हैं, तो इन दोनों को अगर हम लोग मिलाते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि L इज इक्वल टू हो जाएगा 2k डिवाइडेड बाय ओमेगा। तो देखो बच्चों, इसमें मैं इसे कह देता हूं कि L1/L2, या फिर न्यू जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसको मैं कह देता हूं, या यहां से हम लोग कह सकते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू हो जाना है 2k डिवाइडेड बाय L, ठीक है। अब क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी को डबल कर दी जाए, यानी ओमेगा को डबल कर दी जाए, और तब आपसे पूछा जा रहा है क्या कि काइनेटिक एनर्जी को 1/4 कर दी जाए, तो इसके एंगुलर मोमेंटम पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इससे बेहतर यह है, यहीं से हम लोग खोज लेते हैं। तो न्यू L डैश इज इक्वल टू 2k के जगह पर है k/4, और ये ओमेगा के जगह पर है 2 ओमेगा, यह है 2 ओमेगा। तो देखो तो बच्चों, ये 2 कट गया, तो ये मिल जाएगा क्या k डिवाइडेड बाय 4 ओमेगा। और अगर इसको हम लोग लिख देते हैं क्या कि 2k डिवाइडेड बाय ओमेगा, उस रूप में अगर मैं लाना चाहता हूं तो ये 2k, तो यहां हो जाना है क्या 1/8, क्योंकि इसको अगर आप कट करेंगे तो मिलेगा k डिवाइडेड बाय 4 ओमेगा, और 2k बटे ओमेगा था L, तो ये हो जाएगा L/8।
यह हो जाएगा L/8, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन जो है वह रहा है ऑप्शन 4, L/8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है बच्चों, इन जनरल फ्रिक्शन इज नेसेसरी फॉर ए बॉडी टू रोल ऑन ए सरफेस। और रीजन में बोला है फ्रिक्शन प्रोवाइड्स द नेसेसरी टेंजेंशियल फोर्स एंड टॉर्क। देखो बच्चों, इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि एक दो स्टेटमेंट है, एक रीजन और दूसरा एसर्शन। एसर्शन में बोला जा रहा है कि इन जनरल फ्रिक्शन इज नेसेसरी फॉर ए बॉडी टू रोल ऑन ए सरफेस। तो यह तो मुझे ट्रू लग रहा है, क्योंकि सही बात है, रफ सरफेस पर ही कोई बॉडी रोल कर पाता है, क्योंकि रोल करने के लिए टेंजेंशियल फोर्स का रहना जरूरी है। नहीं फोर्स रहेगा तो फिर उसको रोटेट कौन करवाएगा, टॉर्क कैसे जनरेट होगा। तो क्लियर बात है क्या कि सरफेस रफ होना चाहिए। हाँ, इसके एक एक्सेप्शन है, मतलब कि अगर कोई स्फेयर बॉडी है, स्मूथ सरफेस पर भी उसको अगर आप रोल करवा के छोड़ देते हैं तो वो अपने रोल को मेंटेन कर पाता है, तो वह एक्सेप्शन है। मतलब उसमें भी हम लोगों के लेवल में यानी +2 लेवल में कह सकते हैं क्या, कॉन्टैक्ट पॉइंट का कॉन्सेप्ट यूज करने के कारण उसको हम लोग एक्सेप्शन से हटा सकते हैं और कह देंगे कि कोई भी बॉडी स्मूथ सरफेस पर रोल नहीं कर पाएगा। इसलिए ये पहला स्टेट उसमें भी दे दिया गया है यहाँ इन जनरल। तो क्लियर है क्या कि पहला स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा स्टेटमेंट, फ्रिक्शन प्रोवाइड्स द नेसेसरी टेंजेंशियल फोर्स एंड टॉर्क, एग्जैक्टली दूसरा स्टेटमेंट भी सही, रीजन भी ट्रू है। तो बच्चों इसमें पहला ही ऑप्शन सही दिख रहा है, इसका पहला ही ऑप्शन सही दिख रहा है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। हाँ है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका सही ऑप्शन हो जा रहा है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, a wheel has a mass of 60 kg and radius of gyration 2 meter. It is brought to rest from a speed of 4800 rpm in 40 seconds by a uniform retarding torque. Find the value of the torque. देखो बच्चों, दे दिया है इसमें क्या कि एक व्हील है, व्हील का मास दे दिया है, रेडियस ऑफ जायरेशन दे दिया है। तो व्हील का मास दे दिया है, इसका मास दे दिया गया है 60 kg, इसका रेडियस ऑफ जायरेशन दे दिया गया है 2 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग इसका निकाल लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये हो जाएगा क्या, mk², तो ये हो जाएगा 60 2 × 2, तो ये हो जाएगा 240 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, यानी उस रोटेटिंग व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया। अब इस पे एक यूनिफॉर्म रिटार्डिंग टॉर्क लगा जो कि इसको रोक दिया, और अभी यह रोटेट कर रहा था ω0 से, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 48 rpm। तो इसको 2 पाई से गुना कर दिया जाए और 60 से डिवाइड कर दिया जाए तो यह कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड में। तो यह कन्वर्ट हो गया रेडियन पर सेकेंड में। तो यह खत्म हो गया, यह हो गया 3, ये हो गया 160, तो ये हो जा रहा है 160 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब इस पे टॉर्क लगा, रिटार्डिंग टॉर्क, जो कि इसको ला दिया है रेस्ट में। तो हम लोग यूज कर सकते हैं ω = ω - αt। तो यह ω0 ω0 के जगह पर हो जाएगा 160 पाई, और अल्फा हम लोग खोज रहे हैं, और टी का वैल्यू दे दिया गया है 40 सेकेंड। तो अल्फा हम लोग को मिल जाना है 160 पाई डिवाइडेड बाय 40। हाँ, ऑफ कोर्स यह एंगुलर एक्सीलरेशन है बल्कि एंगुलर डिसिलेशन है, इसलिए मैंने यहाँ माइनस यूज किया था। तो यह कट गए 4 से, तो ये हो गया 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। बस फिर क्या है, टॉर्क बराबर हो जाना है आई अल्फा। आई का वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाला था, तो यह है 240, ये हो जा रहा है 4 पाई, ये हो जा रहा है 4 पाई। तो बच्चों क्वेश्चन में 11 का आंसर हो जाना है 960 पाई, क्योंकि जब इसको तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 960 पाई न्यूटन मीटर, और यह है ऑप्शन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन में 11 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट।
अब देखो बच्चों, इसमें पूछा जा रहा है कि 4 स्टेटमेंट दिया, इस स्टेटमेंट में कौन सा करेक्ट है। पढ़ के लग रहा है कि एफर्ट, लोड, एफर्ट आर्म, लोड आर्म, इसके बारे में। तो देखो ये क्या है, एक्चुअली अगर कोई रॉड है, ठीक है, इस रॉड में यहाँ पर एक आप लगाए हुए हैं हिंज, और आप चाहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो कि इस पे रखा हुआ इसको उठा सकें या इसको बैलेंस रख सकें, ठीक है। पहले एक्चुअली वो ऐसे था और आप चाहते हैं कि इस पे फोर्स लगा के इसको इक्विलिब्रियम में ले आवे। तो देखो बच्चों, यह जो ऑब्जेक्ट है, यह जो फोर्स लगा रहा होगा नीचे की ओर, वह कहलाएगा लोड, और हिंज से इसकी दूरी कहला जाएगी लोड आर्म। और तुम जो ऐसे फोर्स लगा रहे होगे तो इस फोर्स को नाम दे दिया जाता है एफर्ट, और एफर्ट से हिंज की दूरी होगी वह कहलाएगा एफर्ट आर्म। तो हम लोग जानते हैं क्या कि अगर चाहते हो कि यह ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में बना रहे तो एफर्ट के कारण प्रोड्यूस्ड टॉर्क और लोड के कारण प्रोड्यूस्ड टॉर्क दोनों का वैल्यू सेम रहे, काउंटर बैलेंस कर रहा हो। तो सीधी सी बात हो गई क्या कि एफर्ट मल्टीप्लाइड बाय एफर्ट आर्म और लोड मल्टीप्लाइड बाय लोड आर्म सेम रहना चाहिए। तो लोड मल्टीप्लाइड बाय लोड आर्म, एफर्ट मल्टीप्लाइड बाय एफर्ट आर्म, यह ऑप्शन 3 में है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन हो जा रहा है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है बच्चों, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 4 kg rolls up a 60 degree incline with an initial speed of 20 meter per second. The maximum height reached by the sphere is, इसमें वर्ड दिया है रोल्स अप, यानी रोलिंग मोशन है। एक रोलिंग सॉलिड स्फीयर को एक इंक्लाइन प्लेन पर स्लाइड करने को, रोल करने को छोड़ दिया गया और कहा जा रहा है कि मैक्सिमम कितनी ऊंचाई तक जाएगा। तो चूंकि रोल्स अप सिर्फ लिखा है तो इसका मतलब है कि यह प्योर रोलिंग का केस है, और प्योर रोलिंग के केस में हम लोग यूज कर सकते हैं TME कंजर्वेशन लॉ, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। तो हम लोग लिख पाएंगे क्या कि बॉटम पॉइंट पे TME काइनेटिक जोर पोटेंशियल, और जिस हाइट तक जाके रुका है वहां पर का काइनेटिक जोर पोटेंशियल। तो हम लोग कह पाएंगे क्या कि काइनेटिक के रूप में हो जाएगा हाफ mv², फिर ये हो जाएगा हाफ I ω², और पोटेंशियल एनर्जी तो रहेगा 0। और एक ऊंचाई पर जब जाएगा तो वहां आ जाएगा वह रेस्ट में, तो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी भी 0, रोटेशन काइनेटिक एनर्जी भी 0, लेकिन आ जाएगा उसके पास पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। फिर मैं आगे बढ़ा तो ये हो जा रहा है हाफ mv² प्लस हाफ, सॉलिड स्फीयर है तो सॉलिड स्फीयर है तो I का वैल्यू हो जाएगा 2/5 mr², फिर ω², ये हो जाना है mgh। फिर यह टू कैंसिल आउट हो गया तो ये हो जाएगा हाफ mv², और ये हाफ m r² ω², चूंकि प्योर रोलिंग का केस है तो ये हो जाएगा v²। प्योर रोलिंग में VCM इज इक्वल टू होता है r ω, तो हम लोग लिख सकते हैं r² ω² की जगह पर v², एंड इट विल बी mgh। m दोनों तरफ से आप कैंसिल आउट कर देते हैं, और तब लेफ्ट राइट करके h का वैल्यू अगर खोज लिया जाए तो क्वेश्चन नंबर 13 में जब तुम वर्कआउट करते हो तो इसका जो वैल्यू है वो मिलता है 21 मीटर, 21 मीटर, जो कि दिख रहा है कि यह है ऑप्शन नंबर 3, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 28 आएगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा, 3 नहीं। तो इसका सही आंसर है 28 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है बच्चों, 2 rings of the same radius r and mass 2m are placed such that their centers are at a common point and their planes are perpendicular to each other. The moment of inertia of the system about an axis passing through the center and the perpendicular to the plane of one of the rings is O. देखो इसका सीन क्या है, इसका सीन कुछ ऐसा है, एक रिंग ऐसे है, अब दूसरा रिंग ऐसे, ऐसे, दोनों रिंग के जो मास हैं m है, रेडियस r है, 2m है और r है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि इसको रोटेट करवाया जाए किसी एक रिंग के एक्सिस से और वह एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो। मतलब क्या कि अगर मैं ये कहूं कि ये जो आप हॉरिजॉन्टल रिंग दिखा रहे हैं ऐसे एक्सिस है, और इस एक्सिस के अबाउट रिंग 1 का और रिंग 2 का
दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि पूछा जा रहा है कि इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, वाजिब है। पहले का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग जो निकाल देते हैं, तो I1 जो हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि होता है हाफ mr², तो m के जगह पर यहाँ है 2m और r है r। ओके, लेकिन यही एक्सिस इस वर्टिकल वाले का हो जा रहा है डायमीटर, तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हम लोग जानते हैं कि होता है 1/4 mr², तो 1/4 और m के जगह पर है 2m, ये हो जा रहा है r²। इसी दोनों को ऐड कर देना है, इसी दोनों को ऐड कर देना है, तो सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगा, इट विल बी I1 प्लस I2, तो इट विल बी 1/2 2m r² प्लस 1/4 2m r²। यहाँ पे ऐड करेंगे, दोनों को जब हम लोग ऐड कर रहे हैं तो ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1/4। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो 14 का सही जवाब आपको मिलता है 3mr²। यह कट के आपको मिल जाएगा 3mr²। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है बच्चों, A stick 1.2 meter long is held vertically with one end on the floor and is then allowed to fall। मतलब इसमें सीन दिया गया है क्या कि इस तरीके से एक सरफेस है, इस सरफेस पर एक रॉड इस तरीके से टिका के वर्टिकली रखा गया है, जिसकी लंबाई दे दी गई है 1.2 मीटर। अब बोला गया क्या कि इसको अलाउ कर दिया गया फॉल करने के लिए, गिरने को। द स्पीड ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द स्टिक व्हेन इट हिट्स द फ्लोर इज, एज्यूम दैट द एंड ऑन द फ्लोर डज नॉट स्लिप। ओके, बोला गया कि जो यहाँ पर टिका हुआ तो यहीं पर टिका रहेगा। मान लीजिए कि पॉइंट ए ये है, पॉइंट बी ये है, इसका मिड पॉइंट जो हुआ पॉइंट सी है। अब इसको अगर मैं अलाउ करता हूँ गिरने को, तो यह गिरेगा, और इसको नहीं फिसलने देना है, तो यह सेंटर ऑफ मास मिडिल पॉइंट जो सी है वो ऐसे आएगा और जमीन पे इस तरीके से आके यह टकराएगा, इस तरीके से टकराएगा। तो आपसे ये पूछा जाए कि इसका मिड पॉइंट जो यहाँ टकरा रहा है तो किस स्पीड से टकरा रहा है, ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग यूज कर लेंगे टीएमई कंजर्वेशन लॉ। तो टीएमई कंजर्वेशन लॉ, तो इनिशियल सिचुएशन में काइनेटिक जो पोटेंशियल, तो काइनेटिक का वैल्यू 0 और पोटेंशियल का वैल्यू, तो सेंटर ऑफ मास का पोटेंशियल मैं ले लेता हूं। अगर लंबाई l है तो ये हो जाएगा l/2, ये भी हो जाएगा l/2, तो ये हो जा रहा है l/2। ठीक है, और जब यहाँ टकराएगा तो इस पॉइंट के अबाउट इसके पास आ जाएगा रोटेशन काइनेटिक एनर्जी, तो ये हो जाना है क्या, हाफ I ω²। अब पोटेंशियल एनर्जी तो हो जाना है 0, तो ये हो जा रहा है mg l/2, ये होगा हाफ I, तो इसका I हो जाना है 1/3 ml², ये हो जाएगा ω², जिसमें कि 2 mm कैंसिल आउट हो गया, L और स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो इधर दिख रहा है G इज इक्वल टू L ω² डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ से हम लोग को ओमेगा मिल जाएगा 3G डिवाइडेड बाय L √। वह जो स्टिक जाके जमीन पर टकराया है तो किस एंगुलर स्पीड से टकराया है उसका वैल्यू मिल गया। लेकिन हम लोग से एंगुलर स्पीड ना पूछ रहा है लीनियर स्पीड, तो हम लोग जानते हैं कि लीनियर स्पीड जो हो जाएगा, यानी सी पॉइंट का जो लीनियर स्पीड हो जाएगा वो हो जाएगा ओमेगा इंटू आर। तो ओमेगा के जगह पर है 3G डिवाइडेड बाय L √, और आर के जगह पर पुट करना पड़ेगा L/2, आर के जगह पर पुट करना पड़ेगा L/2। तो इसमें जब वैल्यू सब पुट करोगे 3G के जगह पर 10, L के जगह पर 1.2, फिर यहाँ पर 1.2 डिवाइडेड बाय 2, तो जब इसको सॉल्व किया जाता है बच्चों तो इसका जो आंसर आएगा वह आ जाता है 3 मीटर पर सेकेंड, और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है बच्चों, बोला जा रहा है क्या कि a disk is rolling without slipping on a horizontal surface, C is its center and Q and P are 2 points equidistant from C. Let VP, VQ and VC be the magnitudes of velocities of points P, Q and C respectively then। देखो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि रोलिंग बॉडी का जो कोई भी पॉइंट रहता है उस पॉइंट के पास दोनों तरह के वेलोसिटी होते हैं।
एक वेलोसिटी होता है ट्रांसलेशन वेलोसिटी, दूसरा होता है रोटेशन वेलोसिटी। रोटेशन वेलोसिटी का काम अगर कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालेंगे तो वो कहलाएगा ओमेगा आर। यानी कि इसी फिगर पे अगर मैं काम करके दिखाऊं तो इस सी के पास तो सिर्फ होंगे वेलोसिटी भी के बराबर, जिसको भी नॉट मैं कह रहा हूं, सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी के बराबर। लेकिन इस क्यू के पास जो होगा यह भी नॉट भी होगा, और चूंकि यह रोटेट ऐसे कर रहा है तो यह ऐसे सर्किल पे घूम रहा होगा, तो इसके पास इधर की ओर ओमेगा आर भी होगा। यानी भी नॉट भी होगा और ओमेगा आर भी होगा। यानी इसकी जो वेलोसिटी होगी यह भी नॉट और ओमेगा आर का रिजल्टेंट होगा। उसी तरीके से पी पॉइंट पर भी नॉट भी होगा और ओमेगा आर भी होगा। तो बच्चों भी सी का जो वैल्यू होगा वह तो हो जाएगा एग्जैक्टली भी नॉट, यानी कि भी सी का जो वैल्यू होगा वह तो हो जाएगा एग्जैक्टली भी नॉट। और जब हम लोग निकालेंगे तो भी क्यू जो होगा तो वह इस भी नॉट और ओमेगा आर का होगा रिजल्टेंट, जिसका वैल्यू जो मिलता है हम लोगों को वह भी नॉट से बड़ा होगा, वह भी नॉट से बड़ा होगा। और उसी तरीके से वीपी का जब निकालेंगे तो यह होगा फिर भी नॉट और ओमेगा आर का रिजल्टेंट, लेकिन बीच का एंगल 90 डिग्री से बड़ा है। तो जब कैलकुलेट किया जाएगा तो इसका वैल्यू मिलता है भी नॉट से छोटा। इसलिए बच्चों जब इसके ऑप्शन को देखोगे तो इसके ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 16 में यह दिखेगा कि ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विथ डिक्रीजिंग स्पीड, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। बोला जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 17 में कि एक पार्टिकल सर्किल पे घूम रहा है, सर्किल पे घूमने के क्रम में बोला जा रहा है कि इसकी स्पीड जो डिक्रीज करती जा रही है। 4 स्टेटमेंट दिया है, चेक करना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है कि इट्स एक्सीलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर, नहीं। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल हो जा रहा है, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जांपल में हम लोग जानते हैं कि सेंटर की तरफ एक्सीलरेशन नहीं रहेगा। इट्स स्पाइरल्स टुवर्ड्स द सेंटर, नहीं, क्योंकि स्पाइरल होने की बात नहीं कही जा रही है। ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ इट्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, हाँ ये सही है। इट्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, नहीं, गलत है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम में वैल्यू तो चेंज हो रहा होगा। आई ओमेगा की बात है तो आई का वैल्यू तो कांस्टेंट होगा, लेकिन ओमेगा का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो इस कारण से एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, इसलिए रिमेन्स कांस्टेंट तो नहीं रहेगा, लेकिन इसका डायरेक्शन जो है वह कांस्टेंट रहेगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है बच्चों कि ए मिसाइल इज लॉन्च्ड विथ वेलोसिटी लेस देन द एस्केप वेलोसिटी, द सम ऑफ इट्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज इज। बोला गया क्या कि एक मिसाइल है, उस मिसाइल को एस्केप वेलोसिटी से छोटे स्पीड से उछाला गया है, लॉन्च किया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर एस्केप वेलोसिटी से कम स्पीड से उछाला गया है, लॉन्च किया गया है, तो वह मिसाइल फिर लौट के अर्थ पे आएगा, गिरेगा। तो इस स्थिति में पूछा जा रहा है क्या कि द सम ऑफ इट्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज इज। तो देखो बच्चों, मिसाइल और अर्थ मिलकर यह बन जा रहा है एक बाउंड सिस्टम। अब तुम पढ़े होगे कि एक बाउंड सिस्टम की टोटल एनर्जी जो होती है वो हमेशा निगेटिव होती है, यानी इस सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा वह रहेगा निगेटिव। इट मीन्स दैट क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है बच्चों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज चेंजेज ड्यूरिंग प्लेनेटरी मोशन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। बोला जा रहा है क्या कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज चेंजेज, इस 1 2 3 4 में कौन सा क्वांटिटी चेंज होगा प्लेनेटरी मोशन इन एन इलिप्टिक ऑर्बिट। तो हम लोग जानते हैं केपलर्स लॉ से क्या कि कोई भी प्लेनेट जो है वह सन के चारों बगल इलिप्टिकल पाथ पे ऑर्बिट करता रहता है। ठीक है। अब उसी में पूछा जा रहा है कि कौन सा चीज चेंज होगा, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी चेंज होगा। तो देखो बच्चों, केपलर का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ जो तुम पढ़े होगे तो उससे तुमको पता होगा क्या कि इसके 1 2 3 4 जब हम लोग देखते हैं 19 में तो पता चलेगा क्या कि एरियल स्पीड तो चेंज होता रहता है, एरियल स्पीड तो चेंज नहीं होता रहता है, मतलब कि सेम टाइम इंटरवल में एरिया जो स्वीप होता है उसका वैल्यू सेम रहता है, तो उसको आप कहते हैं एरियल स्पीड। तो एरियल स्पीड में तो कोई चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट रहता है। मतलब एरियल स्पीड का मतलब हो गया dA/dt जो कि रहता है कांस्टेंट, इसका वैल्यू मिलता है L/2m के बराबर।
तो ये तो चेंज नहीं होता है। एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा, आई गुना ओमेगा की बात हो रही है, तो एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू जो है वह चेंज होता है, सॉरी वह भी चेंज नहीं होता है। एनर्जी में भी चेंज नहीं होता है, चेंज जो हो रहा होता है वो बार बार हो रहा होता है एंगुलर स्पीड। इट मीन्स दैट प्लेनेटरी मोशन में एरियल स्पीड में चेंज नहीं है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, एनर्जी में भी चेंज नहीं है, चेंज हो रहे हैं किस में, एंगुलर स्पीड में। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून बिकॉज। ये तो सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, हम लोग सब जानते हैं, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में सारे टीचर पढ़ाते हैं, आप भी पढ़े हैं कि मून पे एटमॉस्फेयर के नहीं रहने का सिर्फ एक ही कारण बताया जाता है, और वह कारण यह है क्या कि उसका मून के लिए एस्केप वेलोसिटी जो है वह काफ़ी छोटा होता है। इतना छोटा होता है कि वहाँ पर जो भी गैस रहता है उस गैस का आरएमएस वैल्यू जो है, आरएमएस स्पीड वैल्यू जो है वह भी एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा ही है। इस कारण से पता ये चलता है क्या कि द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द गैस मोलिक्यूल्स इज लेस देन द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ द मून, यानी कि वहाँ पे जो गैस है वह गैस का स्पीड एस्केप वेलोसिटी से बड़ा होने के कारण सब भाग गया, यानी कि मून पर से सारे के सारे गैस एस्केप कर गए, इसलिए वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है बच्चों, द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय ए बॉडी इन फॉलिंग टू द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम ए पॉइंट एट ए हाइट इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस ऑफ द अर्थ इज। सिंपल सा ही क्वेश्चन है, यह अर्थ है, इस अर्थ का रेडियस r है, और यहां से h जो है वह है 2r, यहां पर से कोई ऑब्जेक्ट को छोड़ा गया है, आके यहां टकराएगा, किस स्पीड से टकराएगा ये पूछा जा रहा है। तो फिर हम लोग यहां लागू कर सकेंगे टीएमई कंजर्वेशन लॉ। तो टीएमई कंजर्वेशन लॉ, तो यहां पर का काइनेटिक जोर पोटेंशियल को इक्वेट करवा देंगे यहां पर के काइनेटिक जोर पोटेंशियल से। मैं यहां पर के काइनेटिक जोर पोटेंशियल को निकालता हूं तो काइनेटिक वैल्यू तो होगा, काइनेटिक एनर्जी तो होगा 0, पोटेंशियल तो पोटेंशियल होगा -GMM। अगर इसका मास मैं स्मॉल m लेता हूं और अर्थ का मास कैपिटल M लेता हूं तो -GMM डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा क्या 3r। तो ये हो गया काइनेटिक जोर पोटेंशियल। और जब अर्थ पे टकरा रहा होगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी, तो यह हमें लिख दिया ½ mv², और पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वह होगा -GMM/r। तो स्मॉल m कैंसिल आउट हो गया, स्मॉल m कैंसिल आउट हो गया। अब इसमें आपको पूछा जा रहा है कि किस स्पीड से आके वह टकराया है, तो यहां से हम लोग को निकालना है v का वैल्यू, यहां से हम लोग को निकालना है v का वैल्यू। तो देखो बच्चों, इसको मैं राइट साइड को लेफ्ट साइड लेके चला जाता हूं, तो ये हो जाएगा v²/2, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा GM/r, माइनस ये आ जाना है -GM डिवाइडेड बाय 3r। ओके, 2 से मैं अगर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो v² = तो ये हो जाना है 2GM डिवाइडेड बाय r, और माइनस ये हो जाना है 2GM डिवाइडेड बाय 3r डिवाइडेड बाय 3r। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं क्या कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g जो होता है वो होता है GM डिवाइडेड बाय r²। तो जब इसका यूज इसमें करोगे अब तब जो हम लोग v का वैल्यू निकालेंगे, तो पुट करके जब इसका कैलकुलेशन किया जाता है तब v का जो वैल्यू निकलेगा, तो 21 का सही जवाब हम लोग को मिलता रहता है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 9.24 किलोमीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट 22 में है बच्चों, 22 में है बच्चों कि which of the following statements about the motion of the earth satellite is correct। 4 ऑप्शन में ये पता करना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है द सैटेलाइट मस्ट फॉल बैक टू द अर्थ व्हेन इट्स फ्यूल इज कंज्यूम्ड। नहीं, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वह टेंजेंशियली घूमता रहता है, और टेंजेंशियल घूमने के वक्त अर्थ का जो पुल है वो उसे प्रोवाइड करते रहता है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, जिस कारण से अगर उसके पास फ्यूल नहीं भी है
तो भी वह चारों बगल घूमता रह सकेगा। फॉल बैक टू द अर्थ होगा कोई जरूरी नहीं है, तो मस्ट यहां लिख दिया है, गलत है। 2 है द एक्सीलेशन एंड द वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट आर इन द सेम डायरेक्शन, नहीं ये भी गलत है। एक्सीलेशन है सेंटीपिटल टुवर्ड्स द अर्थ, वेलोसिटी जो है टेंजेंशियल, तो दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर दिख रहा है, तो यह तो गलत है। तीसरा देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द सैटेलाइट, नहीं गलत है, अर्थ का तो पुल लग ही रहा है, हमेशा लग रहा है, ठीक है, तो तीसरा भी गलत है। 4 द सैटेलाइट इज ऑलवेज एक्सीलेटिंग टुवर्ड्स द अर्थ, हाँ ये सही है, हमेशा अर्थ पुल लग रहा है तो फोर्स लग रहा है तो एक्सीलेटेड भी है। हाँ अलग बात है कि वह एक्सीलेशन सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन के रूप में दिखता है और वह चारों बल घूमता रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है सपोज द ग्रेविटेशन फोर्स वैरीज इनवर्सली एज द n-1th पावर ऑफ द डिस्टेंस। बोला जा रहा है कि अगर हम लोग ये मान लें कि ग्रेविटेशन फोर्स जो है वह है 1/r पे पावर n-1, तो अगर मैं इसे आगे लिखूं तो ये हो जाएगा F बराबर मान लेते हैं c डिवाइडेड बाय r पे पावर n-1, जहां c मैं कह रहा हूं कि यह है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। देन द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r अराउंड द सन विल बी प्रोपोर्शनल टू। तब बोला जा रहा है क्या, अगर इस फोर्स के कारण कोई रोटेट कर रहा है, कोई चारों बल ऑर्बिटल मोशन में दिखा रहा है, तो उस वक्त इसका टाइम पीरियड का वैल्यू क्या होगा, कितना होगा, क्या होगा, कितना होगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि यह जो फोर्स रहता है यही फोर्स उस सैटेलाइट को प्रोवाइड करता रहता है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओमेगा स्क्वायर है। तो यहां से अगर हम लोग देखते हैं कि इस फोर्स के जगह पर अगर मैं लिख देता हूं c डिवाइडेड बाय r पे पावर n-1, ऐसे मैं लिख देता हूं कि यह हो जा रहा है m ओमेगा स्क्वायर r। तो देखिए तो यहां से अगर ओमेगा स्क्वायर में निकालता हूं तो ओमेगा स्क्वायर जो हो जाएगा वह हो जाएगा c डिवाइडेड बाय r पे पावर n मल्टीप्लाइड बाय m, यानी कि ओमेगा स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r पे पावर n। ठीक है, तो यहां से हम लोग ये कह पा रहे हैं क्या, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r पे पावर n/2। तो हम लोग को पूछा जा रहा है टाइम पीरियड, तो हम लोग जानते हैं क्या कि टाइम पीरियड जो हो जाता है वो हो जाता है 2π/ओमेगा, 2π/ओमेगा। तो ओमेगा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r पे पावर n/2, तो 2π/ओमेगा हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r पे पावर n/2, यानी कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r पे पावर n/2 होगा, n/2 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में है बच्चों, an infinite number of masses each of 2 kg are placed on the positive x-axis at 1 meter, 3 meter, 9 meter, 27 meter from the origin. The magnitude of the gravitational field at the origin due to this distribution of masses is। तो 24 में बोला जा रहा है कि एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ मास रख दिया गया है, मतलब इस तरीके से एक एक्स एक्सिस ले ली गई है, बोला गया कि 2-2 kg का मास जो है 1 मीटर पे, 3 मीटर पे, मान लीजिए यह है 1 मीटर, यह है 3 मीटर, यह है 9 मीटर, यह है 27 मीटर एंड डॉट डॉट डॉट, सब पे जो है 2 kg 2 kg 2 kg का मास रख दिया है। अब बोला जा रहा है कि ये जो ओरिजिन है यहाँ पर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड E बराबर जो होता है वो हो जाता है -gm/r², -gm/r², माइनस इसलिए क्योंकि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का फोर्स होता है, मतलब इसके कारण जो यहाँ पे जो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स इधर की ओर होगा, इसके कारण भी इधर की ओर होगा, इसके कारण भी इधर की ओर होगा, इसके कारण भी इधर की ओर होगा, तो सभी के कारण यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वह सेम डायरेक्शन में होगा। अब उन सबों का नेट पूछा जा रहा है, तो उन सबों का नेट पूछा जा रहा है, तो बच्चों मैं सीधा लिख देता हूं कि इसका जो नेट मिलेगा तो यह इन सबों के जोड़ के बराबर मिलेगा।
तो इन सबों के जोड़ के बराबर मिलेगा, तो ये हो जाना है क्या, जी एम के जगह पर है 2, अब बटे 1/r², तो पहले का हो जाएगा 1/r² यानी 1 का स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा 1/9 का स्क्वायर एंड डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म तक। इसको अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ तो ये हो जाएगा 2g, ये हो जाएगा 1/1 प्लस 1/9 प्लस 1/81 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। तो देखो बच्चों, साफ दिख रहा है कि यहाँ पर एक इनफाइनाइट जीपी सीरीज है, इनफाइनाइट जीपी सीरीज है। तो इनफाइनाइट जीपी सीरीज का यूज करके हम लोग निकाल देते हैं, तो यह हो जाएगा 2g, और इनफाइनाइट जीपी सीरीज का सम जो होता है वह सम होता है a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। तो a के जगह पर है बच्चों यहाँ पर 1, और 1 माइनस आर का मतलब कॉमन रेशियो होता था, तो कॉमन रेशियो जो है वह है 1/9। तो यह हो गया 2g, और ये हो जा रहा है 8/9 यानी कि 9/8, तो वाजिब यह हो जाएगा 9g/4। तो क्लियर है क्या कि इसका करेक्ट ऑप्शन जो दिख रहा है वो दिख रहा है 24 का 2, तो 9/4g। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में है बच्चों, द डायमीटर ऑफ 2 प्लैनेट्स आर इन द रेशियो 8:1 and their mean densities are in the ratio 2:1. The acceleration due to gravity on the planets in the ratio। देखो बच्चों, जानते हैं कि acceleration due to gravity जो होता है वह होता है g बराबर gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा g, मास के जगह पर लिखा जा सकता है 4/3 πr³ इंटू डेंसिटी और डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो साफ दिख रहा है कि g हो जा रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो मल्टीप्लाइड बाय आर, रो मल्टीप्लाइड बाय आर। तो पहला प्लेनेट पे या दूसरा प्लेनेट पे का रेशियो तो g1/g2 हो जाना है ρ1/ρ2 मल्टीप्लाइड बाय r1/r2। ρ1 और ρ2 का रेशियो दिया हुआ है 2:1, और डायमीटर का रेशियो दिया हुआ है 8:1। तो जो डायमीटर का रेशियो होगा वही रेडियस का भी हो जाएगा, तो यह भी हो जाएगा 8:1, तो यह हो गया 16:1। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, यानी 25 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में है बच्चों, the angular velocity with which the earth has to rotate so that the acceleration due to gravity on 30° latitude becomes 0। देखो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि अगर अर्थ के एंगुलर स्पीड को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इक्वेशन होता है g0 माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर थीटा, जहाँ थीटा रहता है लैटिट्यूड। तो यहाँ पर g का वैल्यू दे दिया गया है 0, g0 का वैल्यू दे दिया गया है 10, ओमेगा पूछा जा रहा है, आर हम लोग बाद में पुट कर रहे हैं, और cos 30 हो जाएगा √3/2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 3/4। तो यहाँ से हम लोग को निकालना है ओमेगा। तो ओमेगा जो हो जाएगा ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3r। आर जो हो जाना है वह है 6400 इंटू 10⁻3, इसका अंडर रूट जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो वह मिलता है 1.44 इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। तो 26 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट 27। क्वेश्चन नंबर 27 में है बच्चों, हाउ मच एनर्जी विल बी नेसेसरी फॉर मेकिंग ए बॉडी ऑफ 800 kg एस्केप फ्रॉम द अर्थ। बोला जा रहा है क्या कि किसी बॉडी जिसका मास दे दिया है 800 किलोग्राम, उसको अर्थ के सरफेस पर से एस्केप होने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत है, कितने एनर्जी की जरूरत है, ये पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं क्या कि एस्केप करने के लिए सीधी सी बात होती है क्या कि उसको एस्केप वेलोसिटी से उछालना पड़ेगा। एनर्जी पूछा जा रहा है तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12m, और उछालना पड़ेगा कम से कम एस्केप वेलोसिटी से, तो VE का स्क्वायर, तो ये हो जा रहा है 12m। m का वैल्यू दे दिया है बच्चों 800, और एस्केप वेलोसिटी अर्थ के लिए हम लोग को पता है कि ये होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो 11.2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर,
इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका जो वैल्यू मिलता है सॉल्व करने के बाद वह मिलता है 5 × 10⁻10 जूल, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। 27 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में है बच्चों, A particle is projected away from the earth with a speed of 3 VE, where VE is the escape velocity from the escape speed from the earth. The speed of the particle at the infinity will be। कहा गया क्या कि एक पार्टिकल है, उसको 3 टाइम्स escape velocity से फेंका गया, तो वाजिब है वह लौट के नहीं आएगा, वो इन्फिनिटी पर चला जाएगा। पूछा जा रहा है कि जब इन्फिनिटी पर पहुंचा है तो उस जगह पर उसकी स्पीड क्या रही है। तो हम लोग लागू कर देंगे TME कंजर्वेशन लॉ। TME इनिशियल बराबर TME फाइनल, यानी कि यह हो गया अर्थ का सरफेस, इस अर्थ के सरफेस पर से इस ऑब्जेक्ट को किया गया है प्रोजेक्ट 3VE से, यह चला गया है इन्फिनिटी पे, और मान लेते हैं कि इन्फिनिटी पे इसका स्पीड है v डैश। तो हम लोग से यही पूछा जा रहा है कि v डैश का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर काइनेटिक जो पोटेंशियल, तो यहाँ पर जो काइनेटिक होगा वो हो जाएगा 12m 3VE का होल स्क्वायर प्लस पोटेंशियल, ये हो जाएगा -gmm डिवाइडेड बाय r। और जब इन्फिनिटी पे पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी हो जानी है इसकी 12m v डैश का स्क्वायर, अब पोटेंशियल एनर्जी हो जाना है 0, पोटेंशियल एनर्जी हो जाना है 0। तो यहां से हम लोग को खोजना है v डैश का वैल्यू, तो m मैं कर देता हूं कैंसिल आउट, m मैं कर देता हूं कैंसिल आउट। तो यहां से हम लोग अगर v डैश निकालते हैं तो 200 में मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देने के बाद इधर बच जा रहा है 3VE का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 कट जाएगा, फिर माइनस ये हो जाएगा 2gm/r, है क्लियर। और फिर देखो बच्चों, तो ये हो जा रहा है 9VE का स्क्वायर और माइनस, हम लोग जानते हैं क्या कि 2gm/r का अंडर रूट देता है VE, तो क्लियर है कि यह दे देगा आपको क्या VE का स्क्वायर, तो यह मिल जा रहा है बच्चों 8VE का स्क्वायर। तो v डैश का स्क्वायर इतना था, तो v डैश का जो वैल्यू होगा इसी का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 8VE का स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये हो जा रहा है VE, और 8 का जो करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाना है 2√2VE, जो कि है ऑप्शन नंबर 3 में। तो 28 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में है बच्चों, ए वायर हैज मास इतना ग्राम 0.4 ± 0.004 ग्राम, रेडियस 0.6 ± 0.006 मिलीमीटर एंड लेंथ 8 ± 0.08 सेंटीमीटर। द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स डेंसिटी। बोला जा रहा है कि इसके डेंसिटी के मेजरमेंट में कितना परसेंटेज का एरर आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी बराबर हो जाता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और चूंकि वायर है तो इसके शेप को हम लोग लेंगे सिलिंड्रिकल, तो ये हो जाएगा मास, और सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वह हो जाएगा πr²L, है क्लियर। ठीक है, तो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी पूछा जा रहा है, तो वो हो जाएगा परसेंटेज एरर इन मास प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज एरर इन रेडियस, फिर प्लस परसेंटेज एरर इन लेंथ। तो अगर मैं इसे निकालूं तो मास का परसेंटेज एरर जो मिलेगा वह मिल जाएगा 0.004 डिवाइडेड बाय 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 100, फिर प्लस ट्वाइस ऑफ परसेंटेज एरर इन रेडियस, तो ये मिल जाना है 0.006 डिवाइडेड बाय 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 100, फिर प्लस लेंथ में, तो लेंथ का जो है वह दे दिया है 0.08 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों तो इसका जवाब आपको मिलेगा, ये कट के मिलता है 1%, ये कट के मिलता है 2%, वो कट के मिलता है 1%, तो ये हो जाता है 4%, और 4% मिल रहा है बच्चों ऑप्शन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में है बच्चों स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। द डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर्स कैन बी ट्रीटेड एज सम ऑफ 2 वेक्टर्स
एंड स्टेटमेंट 2 जो है वह दिया गया है वेक्टर्स ओबे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो पूछा जा रहा है कौन सही है कौन गलत है, तो फिर से मैं पढ़ता हूं। द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स कैन बी ट्रीटेड एज सम ऑफ टू वेक्टर्स। हाँ सही है, हम लोग जानते हैं कि सब्ट्रैक्शन होता है रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड रिवर्स ऑफ सेकंड वेक्टर। यस तो ट्रू है। वेक्टर्स ओबे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, यह भी ओबे, यह भी सही है। ठीक है, तो क्लियर है कि इसका स्टेटमेंट दोनों ही सही है। तो करेक्ट ऑप्शन 30 का हो जाना है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में है ए लिफ्ट इज कमिंग फ्रॉम 8th फ्लोर and is just about to reach 4th floor. The taking ground floor as origin and positive direction upward for all quantities. Which one of the following is correct? X को कहा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट, V जो है वेलोसिटी, एक्सीलेशन जो है वह है A जो है एक्सीलेशन। अब लोग इस सिचुएशन में अगर अपवर्ड डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन को अगर हम लोग पॉजिटिव मानते हैं तो पूछा जा रहा है किसको पॉजिटिव कहेंगे किसको निगेटिव कहेंगे। तो देखो बच्चों एक बात तो तय है 8 फ्लोर से 4 फ्लोर पे आया है तो नीचे की ओर आया है, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर है, तो एक्स तो रहेगा अपने आप में निगेटिव। ठीक है, फिर वेलोसिटी नीचे ही की ओर है तो वेलोसिटी का भी साइन हो जाना है निगेटिव, क्योंकि हम लोग जो कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हैं उसमें अप डायरेक्शन को बोला जा रहा है कि लोग पॉजिटिव। फिर एक्सीलेशन, तो देखो 8 फ्लोर से 4th फ्लोर की ओर पहुंच रहा है, तो पहुंच रहा है तो इसका मतलब वो रुकने वाला है, रुकने वाला है तो इसका मतलब कि वो डिसरेट कर रहा है, यानी डिसरेट कर रहा है नीचे की ओर जाने वक्त, तो इसका मतलब है कि एक्सीलेशन का डायरेक्शन है ऊपर की ओर, और ऊपर की ओर है तो इसका मतलब यह है पॉजिटिव। तो एक्स रहेगा नेगेटिव, भी रहेगा नेगेटिव, एक्सीलेशन रहेगा पॉजिटिव, और यह दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। तो 31 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 32। क्वेश्चन नंबर 32 में है बच्चों ABC 3 सिस्टम में दे दिया है, तीनों का मास 3 kg है। अब बोला जा रहा है कि ये जो B और C के बीच का जो कनेक्शन है उसमें बताओ क्या होगा टेंशन। तो मैं पहले क्या करता हूं कॉमन एक्सेशन बोल देता हूं, तो यह दोनों इधर जा रहा होगा, यह ऊपर जा रहा होगा। मान लेता हूं मैं एक्सीलेशन A है, तो इस A का जो वैल्यू होगा ये होगा 3 3 6 तो 6G, अब माइनस ये हो जाएगा 3G डिवाइडेड बाय टोटल मास 9 kg, तो यह हो जाएगा G/3। ठीक है, अब इसके लिए अगर मैं दिखाता हूं तो मैं कहूंगा कि इस पे नीचे की ओर लग रहा होगा mg और यहां होगा टेंशन T, तो इसका जो इक्वेशन लिखाएगा तो लिखाएगा mg माइनस T बराबर मास गुना एक्सीलेशन। तो T का जो वैल्यू होगा वह होगा mg माइनस ma, m का वैल्यू जो है वह है 3, यह हो गया 3G, और यह है 3, और A का वैल्यू निकला है वह है G/3, यह 3 खत्म हो गया तो यह मिल रहा है 2G, और 2G का मतलब हो जा रहा है क्या 20 न्यूटन। तो B और C के बीच में जो कनेक्टिंग वायर है उसका टेंशन का वैल्यू हो रहा है 20 न्यूटन, जो कि है ऑप्शन नंबर 2 में। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में है बच्चों टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 2m each moving with a speed u meter per second collide at 90 degree, then the final momentum is। कोलिजन का क्वेश्चन है, दो ऑब्जेक्ट दोनों का मास जो है रह रहा है 2m, एक दूसरे से 90 डिग्री पर कोलाइड कर रहा है और स्पीड रह रहा है u मीटर पर सेकेंड। पूछा जा रहा है फाइनल मोमेंटम क्या होगा। तो फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू द इनिशियल मोमेंटम, इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, और इनिशियल यानी कि P फाइनल जो होगा वह होगा P इनिशियल के, और P इनिशियल जो होगा वो होगा दोनों ही बॉडी के मोमेंटम का रिजल्टेंट। तो दोनों ही बॉडी का रिजल्टेंट, तो बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो यह हो जाना है 2mu का स्क्वायर प्लस 2mu का स्क्वायर। है क्लियर? तो यह जो बाहर निकलेगा तो यह हो जाएगा 2mu√2, और अगर इसमें वैल्यू हम लोग पुट करते हैं तो 2√2 m ही है, u ही है, तो यह हो जाएगा 2√2 mu, और इसका सही ऑप्शन दिख रहा है 2√2 mu, ऑप्शन नंबर 1। तो 33 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में बोला जा रहा है ए लिक्विड राइजेस टू ए हाइट ऑफ 2.4 सेंटीमीटर इन ए ग्लास कैपिलरी ए, another glass capillary B having diameter 80% of capillary A is immersed in the same liquid, the rise of liquid in capillary B is। देखो बच्चों हम लोग जानते हैं कैपिलरी एक्शन ट्यूब में राइज इन लिक्विड और डायमीटर ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, इन दोनों का प्रोडक्ट रहता है रिमेन सेम।
तो यहाँ पर हम लोग कह देंगे क्या कि H1 गुना D1 बराबर हो जाना है H1 गुना D2। तो H1 का वैल्यू दे दिया था 2.4 और D1 का जो वैल्यू है वह नहीं दिया है, हम लोग कह देते हैं कि यह है D1। H2 हम लोगों से पूछ रहा है, लेकिन D2 के बारे में बोल दिया गया कि वह है 80% ऑफ D1। तो 80% ऑफ D1 मतलब ये हो जाएगा 0.8 मल्टीप्लाइड बाय D1। ये D1 कट गया तो आप आराम से बोल पाते हैं कि H2 बराबर हो जाएगा 2.4 डिवाइडेड बाय 0.8। तो 0.8 तो यह खत्म, तो यह हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है 4। तो 34 का करेक्ट ऑप्शन है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में है बच्चों, मैच द कॉलम 1 सिचुएशन विथ कॉलम 2 वैल्यू ऑफ चेंजेज, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। बोला जा रहा है क्या कि इसमें 4 ऑप्शन दिया है, लेफ्ट साइड में सिचुएशन दिया है, राइट साइड में उसका आंसर दिया है। हम लोग को पढ़ के ये समझना है कि कौन किससे मैच करेगा। तो पहला जो है वह बोला जा रहा है क्या, व्हेन ए सिंगल ड्रॉप स्प्लिट्स इनटू n आइडेंटिकल ड्रॉप्स देन। तो हम लोग जानते हैं कि एनर्जी रिलीज होगा, यानी ए का हो जाएगा 3, तो ए का हो जाना है 3। फिर बी में बोला जा रहा है व्हेन ए n आइडेंटिकल ड्रॉप्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल ड्रॉप। कंबाइन की बात हो रहा है, तो कंबाइन की बात हो रहा है तो एनर्जी रिलीज होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। द सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड ड्रॉप डिक्रीजेज फॉर। तो इसमें बोला जा रहा है क्या, द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप डिक्रीजेज फॉर, तो डिक्रीजेज फॉर टेम्परेचर इंक्रीज, सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और डी में बोला जा रहा है द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एट बॉइलिंग टेम्परेचर इज। तो बॉइलिंग टेम्परेचर पर तो सरफेस टेंशन 0 हो जाता है, तो डी का तो हो जाएगा 1। यानी का ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, और यह दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। तो 35 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में बोला जा रहा है बच्चों, ए होल इज मेड एट द बॉटम ऑफ द टैंक filled with water, density 1000 kilogram per meter cube. If the total pressure at the bottom of the tank is 9 atmosphere, then the velocity of efflux is। सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है। हम लोग जानते हैं क्या कि स्पीड ऑफ इफ्लक्स, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स हो जाता है अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर डिफरेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो ये हो जाएगा 2। प्रेशर डिफरेंस जो है तो नीचे है 9, ऊपर 1 एटमॉस्फेयर, तो ये हो जाना है 9 - 1 एटमॉस्फेयर, और 1 एटमॉस्फेयर जो है वो होता है 10 to the power 5 डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो डेंसिटी भी दे दी गई है 1000। तो यह हो जा रहा है बच्चों 2 × 8 × 10 to the power 2। ये तो इसको जब तुम सॉल्व करते हो बच्चों, तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा 40, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में है बच्चों, A bullet of mass 15 gram is moving with a speed of 200 meter per second. It strikes a target and is brought to rest after piercing 12 centimeter into it. Calculate the average force of the resistance offered by the target. वन डायमेंशन मोशन का क्वेश्चन है बच्चों। बोला जा रहा है कि 15 ग्राम का मास का एक बुलेट है, वह 200 मीटर पर सेकेंड से हिट किया और वह टारगेट में 12 सेंटीमीटर चल के रुक गया है। तो हम लोग यूज कर लेंगे क्या, v² बराबर u² माइनस 2as। रुक गया है तो v का वैल्यू 0, u² माइनस 2as। तो यहाँ से मैं पहले a निकाल देता हूँ, तो ये हो जाएगा u² डिवाइडेड बाय 2s। u के जगह पर है बच्चों 200, तो ये हो जाएगा 200 मल्टीप्लाइड बाय 200 डिवाइडेड बाय 2। s है 12 सेंटीमीटर, तो 12 × 10 to the power -2। तो यहाँ से मिल गया बच्चों एक्सीलरेशन, डिसिलेशन। पूछा जा रहा है एवरेज फोर्स कितना लग रहा होगा, तो हम लोग कह देंगे कि एवरेज फोर्स ऑन द एवरेज जो लग रहा होगा मास गुना एक्सीलरेशन। मास का वैल्यू दिया हुआ था 15 ग्राम, तो ये हो जाएगा 15 × 10 to the power -3, और एक्सीलरेशन जो है वह है 200 डिवाइडेड बाय 2 × 12 × 10 to the power -2।
तो इसको जब सॉल्व हम लोग करते हैं तो यह आफ्टर सॉल्यूशन मिल जाता है 2500 न्यूटन, और यह है करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन 1। तो 37 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1। नेक्स्ट 38, क्वेश्चन नंबर 38 में है बच्चों, ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। इफ इट्स स्पीड इज 2400 रिवोल्यूशन पर मिनट, देन द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट द सर्कुलर पाथ। एक पार्टिकल सर्किल पे घूम रहा है, सर्किल पे जो चल रहा है तो इसका रेडियस दे दिया है 45 सेंटीमीटर, और ओमेगा का वैल्यू दे दिया है 2400 रिवोल्यूशन पर सेकेंड पर मिनट। तो मैं इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया और 60 से डिवाइड कर दिया, तो यह कन्वर्ट होकर दे देगा रेडियन पर सेकेंड में। अब ओमेगा मिल गया, तो हम लोग से पूछा जा रहा है कि टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट द सर्कुलर पाथ, मींस टाइम पीरियड पूछ रहा, और हम लोग जानते हैं कि टाइम पीरियड बराबर होता है क्या, 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। तो 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा, तो ये जो ओमेगा होगा तो 60 ऊपर, और यहाँ हो जाएगा 2400 डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो यह 2 पाई, यह 2 पाई खत्म हुआ, ये खत्म हुआ, तो ये हो जा रहा है 40। तो वाजिब ये हो जा रहा है क्या, 1/40 सेकेंड, 1/40 सेकेंड। तो दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स डिवाइड्स द डिस्टेंस बिटवीन देम। और सिंपल सा बात है, बोला जा रहा है कि 2 पार्टिकल सिस्टम है, एक का मास m1 दूसरे का मास m2, और इसका जो है सेंटर ऑफ मास कहीं पर बीच में होगा। m1 की दूरी सेंटर ऑफ मास से अगर r1 है और m2 की दूरी अगर सेंटर ऑफ मास से r2 है, तो हम लोग जानते हैं कि r1 बटे r2 बराबर हो जाता है m2 बटे m1। मतलब क्या, सेंटर ऑफ मास से पार्टिकल का सेपरेशन जो होता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। मतलब जिसका मास ज़्यादा होगा वह नज़दीक होगा, जिसका मास कम होगा वह सेंटर ऑफ मास से दूर होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 में, इन डायरेक्ट रेशियो ऑफ मासेज ऑफ पार्टिकल्स, रॉन्ग। इन इनवर्स रेशियो ऑफ मासेज ऑफ द पार्टिकल, करेक्ट। इन डायरेक्ट रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ मासेज, रॉन्ग। इन इनवर्स रेशियो ऑफ, रॉन्ग। तो बच्चों 39 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में है बच्चों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ए, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी ऑलवेज कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। ना, नहीं, ये फॉल्स है। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी 2 डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अगर यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों कोइंसाइड कर जाते हैं, लेकिन ऑलवेज की बात तो है नहीं होगी, तो रॉन्ग है। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज द पॉइंट एट व्हिच द टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन द बॉडी इज 0। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ट्रू है। सी, ए कपुल ऑन ए बॉडी प्रोड्यूस बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन इन ए बॉडी। नहीं, कपुल जो है रोटेट करवाएगा, ट्रांसलेट करवाएगा, कोई जरूरी नहीं है, नहीं ही करवाएगा। डी, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 मीन्स द स्मॉल एफर्ट कैन बी यूज टू लिफ्ट ए लार्ज लोड। यस, करेक्ट है। तो इसका सही जो है वह है बी एंड डी, और बी एंड डी दिख रहा है 4 में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 में है, फ्रॉम ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r and mass 36 m, a small disk of radius r/6 is removed as shown in the figure. The moment of inertia of remaining disk about an axis perpendicular to the plane of the disk and passing through the center of the disk is. एक डिस्क है, उस डिस्क में से एक यह होल बना दी गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या कि इसके इस एक्सिस के अबाउट इस रिमेनिंग सिस्टम का क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो बच्चों, पहले इसमें निकाल देना पड़ेगा सरफेस मास डेंसिटी। सरफेस मास डेंसिटी जो होगा वह होगा 6m डिवाइडेड बाय पाई r स्क्वायर। ये हो गया सरफेस मास डेंसिटी। कट आउट जो किए हैं तो उसमें कितना मास कट के निकल गया वह मैं निकाल देता हूं।
तो वह हो जाएगा क्या, m डैश, ये हो जाएगा सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय एरिया, तो ये हो जाएगा 36m डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, और उसका एरिया हो जाना है पाई, और रेडियस था उसका r/6, तो ये हो जाना है r/6 का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसको जब कट करोगे तो इसका वैल्यू मिलता है m के बराबर, यानी m डैश का वैल्यू मिल गया है m के बराबर। अब हम लोगों को इस दिए गए एक्सिस के अबाउट ये जो कट आउट है उसका निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम लोग जानते हैं क्या कि कट आउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं कह देता हूं I1। तो I1 जो होगा वह होगा इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो पहले इसके खुद के एक्सिस के अबाउट, तो खुद के एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है हाफ mr²। तो उसका लिखाएगा क्या, हाफ, इसका जो मास है वह है m डैश, और r² जो है वह है r/6 का स्क्वायर, ये हो गया ICM। अब प्लस mr², तो mr² में हो जाएगा यह m डैश, और r जो होगा तो ये हो जाएगा r - r/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं वैल्यू पुट करता हूँ, तो ये हो जाएगा हाफ, m डैश के जगह पर मिला है m, ये हो जाना है r² डिवाइडेड बाय 36, फिर m डैश के जगह मिला है m, और ये हो जाएगा 5r डिवाइडेड बाय 6, यानी कि 25r² डिवाइडेड बाय 36। ये मिला बच्चों I1। मतलब क्या कि जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उस एक्सिस के अबाउट इस कटआउट का मिल गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब अगर उस कटआउट को भर देते हैं हम लोग तो यह बन जाता है एक कंप्लीट सर्कुलर डिस्क। अब इस कंप्लीट सर्कुलर डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता तो वह होता I2 बराबर हाफ mr², तो ये हाफ m के जगह पर है 36m, और ये हो जाता r²। तो देखो बच्चों, जब कटआउट को हम लोग फिल किए रहते तो बन चुका रहता है यह एक सर्कुलर डिस्क, तो इस सर्कुलर डिस्क का दिए गए एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है I2, और कट आउट का हम लोग निकाले हुए वह है I1। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग से कहा जा रहा है निकालने के लिए, तो रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, इट विल बी I2 माइनस I1, इट विल बी I2 माइनस I1। तो इसमें हम लोग I2 का वैल्यू और I1 का वैल्यू पुट करते हैं। अब पुट करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही जवाब जो मिलता है वह मिलता है 415 डिवाइडेड बाय 24 mr²। यानी इसको जब तुम सॉल्व करते हो तो 415 डिवाइडेड बाय 24 mr² के बराबर आता है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है बच्चों, ए डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 किलोग्राम मीटर स्क्वायर रिवॉल्विंग with 9 radian per second is placed on another disk of moment of inertia 6 kilogram meter square revolving with 3 radian per second. What is the angular frequency of composite disk? बोला जा रहा है दो रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है, डिस्क है, एक दूसरे पर प्लेस कर दिया गया है, सिस्टम का अब न्यू सिचुएशन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है। तो फिर इसमें हम लोग यूज कर सकेंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ ये कहेगा क्या कि इनिशियल आई इंटू ओमेगा बराबर हो जाना है फाइनल आई इंटू ओमेगा। तो इनिशियल आई ओमेगा जो है वह है I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2, और फाइनल जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा I1 प्लस I2 और ओमेगा। तो हम लोग को यह ओमेगा ही बताना है जो कि है I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2। सारे वैल्यूज क्वेश्चन में दिए हुए हैं। I1 है 3, ओमेगा 1 है 9, फिर प्लस I2 है 6 और ओमेगा 2 है 3 और डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2, तो 3 प्लस 6 ये हो जाएगा 9, तो ये हो जा रहा है 27 प्लस ये हो जा रहा है 18, ये हो जा रहा है 9, तो ये हो जा रहा है 3 प्लस 2 जो कि मिल जा रहा है 5 रेडियन पर सेकेंड। तो बच्चों इसका सही ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3, यानी 42 का करेक्ट ऑप्शन जो है हुआ है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 43,
A flywheel of moment of inertia 16 kg meter square is rotating with angular velocity 25 radian per second. It is brought to rest in 10 second. The required average power is. पूछा जा रहा है क्या रोटेटिंग सिस्टम को अगर 10 सेकंड में रोक दिया गया है तो एवरेज पावर क्या होगा। बच्चों हम लोग जानते हैं क्या कि एवरेज पावर हो जाता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हो जा रहा है बच्चों हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। टाइम जो लग रहा है वह लग रहा है 10 सेकेंड। सारा वैल्यू दिया हुआ है इसमें, हाफ है, आई का वैल्यू दिया हुआ है 16, ओमेगा दिया हुआ 25, तो हो जा रहा है 25 मल्टीप्लाइड बाय 25, अब फिर डिवाइडेड बाय है 10। तो इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो यह मिलता है 750 वाट, जो कि करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर जो कि सॉल्व करने के बाद मिलता है ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इसका वैल्यू मिल जाता है 500 वाट। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट 44 में है बच्चों, द व्हील ऑफ ए कार इज रोटेटिंग एट द रेट ऑफ 1800 RPM. On pressing the accelerator for 20 seconds, it starts rotating at 5400 RPM. The angular acceleration of the wheel is. सिंपल सा ही क्वेश्चन है बच्चों। इसमें बोल दिया गया है क्या कि ओमेगा नॉट का वैल्यू दे दिया है 1800 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाय 60, इतना रेडियन पर सेकेंड। फिर एक्सेलेरेट करवाया गया तो इसका हो गया है 5400 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाय 60, इतना रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, और इसमें जो समय लगा है डेल्टा टी वह लग गया है 20 सेकेंड का। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ओमेगा बराबर हो जाएगा ओमेगा नॉट इंटू अल्फा टी। तो अल्फा बराबर लिखा जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय टी। सारा वैल्यू मिला हुआ है, हम लोग पुट कर देते हैं। तो पुट कर देने के बाद हम लोग को जिसमें ऑप्शन मिलता है वह मिलता है 6 पाई, जो कि है ऑप्शन नंबर 4 में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 45 में है बच्चों, ए बॉब ऑफ मास m attached to an inextensible string of length L is suspended from a vertical support. The bob rotates in a horizontal circle with an angular speed omega radian per second about the vertical support. About the point of suspension. देखो बोला जा रहा है कि एक बॉब है जिसका मास m है, वह एक धागा जिसका लंबाई l दे दिया गया है, उसके अबाउट वर्टिकल सपोर्ट से लटका दिया गया है और उसको घुमाया जा रहा है हॉरिजॉन्टल सर्किल में और कांस्टेंट ओमेगा से घुमाया जा रहा है। पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा उस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट। तो एक बात तो तय है कि ओमेगा कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है, तो एंगुलर मोमेंटम रह जाएगा कंजर्व्ड। तो एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड हम लोग लिख सकेंगे, डायरेक्शन वाइज भी और मैग्नीट्यूड वाइज भी। तो बच्चों 45 का करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 46, क्वेश्चन नंबर 46 में है बच्चों, द लॉ ऑफ एरियाज कैन बी इंटरप्रेटेड एज। देखो बच्चों ये 4 ऑप्शन से देख के हम लोग समझ पा सकते हैं कि यह केपलर्स लॉ है। केपलर का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। तो जो फर्स्ट लॉ था वह बोलता था क्या कि एरिया स्वीपिंग इन टाइम इक्वल टाइम इंटरवल इज द सेम, इज इक्वल। तो स्वीपिंग एरिया जो होता था उसका जो इक्वेशन होता था वो होता था डेल्टा ए बटे डेल्टा टी निकालने का। तो डेल्टा ए बटे डेल्टा टी का जो वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो वह हम लोग जानते हैं कि ये होता है L बटे 2m। तो ये तो फैक्ट ही है कि डेल्टा ए बटे डेल्टा टी का वैल्यू मिलता है L बटे 2m। इसलिए 1 है रॉन्ग, 3 भी है रॉन्ग, 4 भी है रॉन्ग। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, यानी 46 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 में है बच्चों, the work done to raise a mass m from the surface of the earth to a height h which is equal to the thrice radius of the earth is। बोला जा रहा है क्या कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m दे दिया गया है,
उसको अर्थ के हाइट पर अर्थ से h हाइट पर से पहुंचाने में कितना करना पड़ेगा वर्क डन। तो हम लोग जानते हैं कि यह जो वर्क डन होता है वो होता है चेंज माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जब उस ऑब्जेक्ट को हम लोग उस ऊंचाई पर लेकर चल जाते हैं हाइट h विच इज इक्वल टू द थ्राइस रेडियस, तो यह हो जाएगा क्या माइनस जी एम एम, और थ्राइस रेडियस है तो r जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा क्या 4r, फिर माइनस, फिर ये हो जाएगा माइनस जी एम एम अब बटे r। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा माइनस, अब ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा जी एम एम बटे r, और ये हो जाएगा माइनस जी एम एम बटे 4r। यही होना है वर्क डन बच्चों। अब इसमें हम लोग जानते हैं क्या कि स्मॉल जी का वैल्यू होता है जी एम बटे आर स्क्वायर। तो इसकी अगर आप इसमें एंट्री करवा लेते हैं तो W का जो वैल्यू मिलता है, W का जो वैल्यू मिलता है वह मिलता है हम लोगों को -3/4 mgr, ये मिलता है। तो वर्क डन सचमुच में इसमें जो मिलेगा वो मिलेगा निगेटिव में, लेकिन 4 ऑप्शन में किसी में भी निगेटिव नहीं है। इसका मतलब है क्या कि हम लोग को वर्क डन का वैल्यू बताना है, और वह वर्क डन का वैल्यू हम लोग को दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में है बच्चों कि 3 पार्टिकल each of mass m are kept at vertices of an equilateral triangle of side 2l. The gravitational potential at the center due to these particles. बोला जा रहा है क्या कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच साइड का वैल्यू 2l 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 दे दिया गया है। इस सब पे 3 पार्टिकल रख दिए गए हैं, मास m है, मास m है, मास m है। अब इसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट हुआ। आपसे पूछा जा रहा है क्या कि इसके सेंटर वाला पॉइंट यानी कि सेंट्रॉइड वाले पॉइंट पे बताओ कितना होगा पोटेंशियल। तो हम लोग जानते हैं क्या कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंट्रॉइड से एवरी कॉर्नर की दूरी को अगर हम लोग d बोलते हैं तो इस d का वैल्यू हो जाता है साइड डिवाइडेड बाय √3, यानी कि 2l डिवाइडेड बाय √3। तो बस फिर क्या है, एक के कारण यहाँ पे पोटेंशियल हम लोग निकाल दें, तो एक के कारण जो पोटेंशियल होगा वह हो जाएगा क्या -gm, अब बटे सेपरेशन, तो सेपरेशन है d, -gm पोटेंशियल जो पूछा जाएगा तो -gm बटे सेपरेशन। ठीक है, और 3 के कारण है तो मल्टीप्लाइड बाय 3 मैं कर देता हूं, तो यह हो जाना है -gm मल्टीप्लाइड बाय 3, और d के जगह पर पुट होगा 2l डिवाइडेड बाय √3, 2l डिवाइडेड बाय √3। तो बच्चों इसको जब आप सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा -gm, ये हो जाना है 3√3 डिवाइडेड बाय 2l डिवाइडेड बाय 2l। तो 48 में यह चीज तुमको मिल रहा है ऑप्शन नंबर 4 में, तो 48 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में है बच्चों द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी फ्रॉम द अर्थ इज ve if the radius of earth contracts to 1/9 of its value keeping the mass of the earth constant, escape velocity will be। तो हम लोग जानते हैं क्या कि एस्केप वेलोसिटी का जो इक्वेशन होता है वह होता है √2gm बटे r। एस्केप वेलोसिटी का √2gm बटे r होता है। अब बोला जा रहा है क्या कि रेडियस को कांटेक्ट किया गया है, अब मास में कोई चेंज नहीं किया गया है। तो मास में कोई चेंज नहीं किया तो g में नहीं चेंज होगा, m में नहीं चेंज होगा, r में चेंज की बात किया जा रहा है। तो नया जो v डैश की जो बात मैं करूंगा तो ये हो जाएगा क्या 2gm, ऐसे r के जगह पर लिखा जा रहा है r बटे 9, तो यह साफ दिख रहा है कि यह हो जाएगा क्या 3ve, क्योंकि 9 ऊपर जाएगा अंडर रूट से बाहर निकलेंगे तो 3ve, यानी कि यह हो गया क्या ट्रिपुल्ड। तो 49 का करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में है बच्चों द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज r, द टोटल ड्यूरेशन ऑफ ईयर इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ बिकम्स 4r विल बी। हम लोग जानते हैं क्या कि सन के चारों बगल अर्थ का जो घूमने का जो टाइम पीरियड होता है उसमें केपलर का जो थर्ड लॉ है वो ये बोलता है कि t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब।
रेडियस का क्यूब, इसका मतलब ये हो गया क्या कि t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का पावर 3/2। अब बोला जा रहा है कि रेडियस को 4 टाइम कर दो, तो इसका मतलब यह है कि t डिवाइडेड बाय t डैश बराबर हो जाएगा r डिवाइडेड बाय r डैश का पावर 3/2। r के जगह पे तो कैपिटल R और r डैश के जगह पे बोला जा रहा है 4r कर दो, यह है पावर 3/2। ये r कट गया तो यह हो जा रहा है 1/4 पे पावर 3/2, तो यह हो जाना है 1/8। इट मीन्स दैट t डैश इज इक्वल टू हो जा रहा है 8 टाइम t, और t का मतलब 1 ईयर, तो ये हो जाएगा क्या 8 ईयर। तो बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वह दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1। तो 50 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। तो बच्चों यह था मीन टेस्ट का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आज इतना ही। थैंक यू।